नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा फसल क्रांति यूट्यूब चैनल पर। कृषि की अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको कृषि की जानकारी मिलती रहे। फसल क्रांति के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। मैं हूं इमरान और हमारे साथ जो आज जी.सी. स्रोतिया जी, जो कि काफ़ी जाना माना चेहरा हैं एग्रीकल्चर क्षेत्र के, और साथ में हैं विपिन मिश्रा जी, जो फसल क्रांति के वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो आज का जो हमारा मुद्दा है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डॉक्टर जी.सी. स्रोतिया जी के बारे में बता दूं। सर ने जो है एग्रोनॉमी में पीएचडी किया है और लगभग 55 साल कृषि क्षेत्र को सर ने दिए हैं। और आज के टाइम में जिस उम्र में लोग ये सोचते हैं कि उनको आराम करना चाहिए, लेकिन ना, सर आज भी इतने सक्रिय हैं किसानों के मुद्दों को लेकर, हमारे किसानों को फायदा मिल सके, इन सब को लेकर इतने सक्रिय हैं कि आज भी कई संस्थाओं के साथ सर जुड़े हुए हैं। अपने कार्यकाल के दौरान सर इफ्को से जुड़े रहे। उससे पहले सर ने नाइजीरिया में काम किया कृषि क्षेत्र को लेके। तो मैं चाहूंगा स्रोत आप ही अपने बारे में ज्यादा बता सकेंगे, तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बता दें कि किस तरीके से आपने इन 55 सालों में कृषि क्षेत्र में सहयोग दिया। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सर बताएं। सबसे पहले तो हमारे सारे दर्शकों का स्वागत और नमस्कार, और फसल क्रांति का भी आभार कि आपने ये अवसर दिया कि आपके दर्शकों से रूबरू हो सकूं और बात कर सकूं। जैसा कि आपने स्वयं बता दिया कि मैं एग्रोनॉमी विषय का जानकार हूं, और मैंने शुरुआत अनुसंधान से की थी राजस्थान सरकार में। जब अनुसंधान का काम होता था और वो जमाना था जो हमने ज्वाइन किया, तो वो पहले का ज़माना था, हरित क्रांति से पहले का ज़माना। जो उसके बाद फिर हरित क्रांति आई तो हमने अनुसंधान जो बोने गेहूँ डार्क वीट्स जो है उन पर किया। उनकी शस्य विज्ञान में कैसे कैसे ज़रूरत होती है, कैसे कितनी बीज की मात्रा है, कितना गहराई पे बोना है, ये सारी बातें उस हरित क्रांति के दौरान जो चल रहा था, गेहूँ क्रांति कह लेते हैं उस समय को, तो वो सारे काम उसके साथ साथ हुए। और बहुत अरसे तक अनुसंधान और उसके बाद सरकार में ही प्रसार प्रचार का काम असिस्टेंट इकोनॉमिस्ट की तरह से किया। फिर इच्छा हुई कि थोड़ा और आगे बढ़ें, राजस्थान से आगे निकलें, तो हिंदुस्तान कॉपर में दिल्ली में आकर के काम चालू किया। तो लगभग उत्तर भारत का काम देखने को मिला। उसके बाद इफ्को में आए तो पूरे भारत का काम देखने को मिला। इस बीच ये भी सौभाग्य मिला कि नाइजीरिया जा कर के वहाँ पर एक सिंचाई परियोजना थी लिफ्ट इरिगेशन की, बहुत बड़ी। आप सब लोग परिचित होंगे ज़्यादातर कि चाड एक बहुत बड़ी झील है जो लगभग 4 देशों के बीच बटी हुई है। वहाँ से उसका पानी उठाते थे और सिंचाई के लिए नाइजीरिया के एक जो बोर्नो प्रांत है वहाँ एक परियोजना थी बहुत बड़ी, उस पर थोड़ा काम किया और फिर वापस इफ्को के साथ रहे। इफ्को के कार्यकाल पूरा करने के बाद एक परियोजना इंटरनेशनल पोटाश वाले यहाँ चलाते थे भारत में, जो इंडियन पोटाश लिमिटेड के साथ थी, उसका संयोजन किया प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे। और इफ्को फाउंडेशन बना जहाँ कुछ और पॉलिसी रिलेटेड काम होते थे, उसको ज्वाइन किया। और उसके बाद में अभी कुछ समय पहले मैं इफ्को किसान लिमिटेड, इफ्को किसान संचार लिमिटेड के साथ काफ़ी अरसे से जुड़ा रहा। और ये आपने देखा होगा कि जो मोबाइल की क्रांति आई, जो आईटी की क्रांति आई कृषि के क्षेत्र में, जहां हम प्रत्येक किसान से जुड़ गए मोबाइल के जरिए, तो मोबाइल के जरिए कृषि संदेश देना, प्रतिदिन मौसम की जानकारी देना, कृषि क्रियाओं के बारे में जानकारी देना, इस सब का एक बड़ा बृहद कार्यक्रम हिंदुस्तान में चला था। तो वो वहाँ जिसको हम कंटेंट कहते हैं, सारा विषय वस्तु तैयार करना, उसका संयोजन करना, उसकी योजना बनाना,
वो सारा काम था इस, और अभी भी कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो इस तरह एक लंबा सफ़र रहा कृषि में, और किसानों से के साथ जुड़े रहने का, अलग अलग अनुभव, अलग अलग कृषि प्रणालियों को देखने का, समझने का और उसके साथ काम करने का। तो बस इसी अनुभव के साथ आपके साथ हाजिर है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि किस तरीके से आपने कृषि क्षेत्र में सहयोग किया। तो आज का जो हमारा चर्चा क्षेत्र में जो है रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी प्रयासरत है, और किस तरीके से नए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं इस पर खास ध्यान दे रही है हमारी सरकार भी। और जिस तरीके से शहरों से भी पलायन हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे रोजगार की जरूरत है। तो एक इसी ऐसे ही मुद्दे पर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चर्चा का विषय है जो है वो है कि हाइड्रोपोनिक्स जो एक तकनीक है कृषि क्षेत्र की, उसके जरिए किस तरीके से रोजगार के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। तो ये हमारा आज का चर्चा का विषय है। तो मैं सर से अनुरोध करूंगा कि सर सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हाइड्रोपोनिक जो है किस तरीके की तकनीक है और कैसे हमारे किसान साथी जो हैं इससे लाभ ले सकते हैं। इमरान भाई, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जो नई पीढ़ी और खास करके युवा वर्ग, वो खेती से दूर हटना चाहता है, खेती में नहीं लगना चाहता, और जी एक जी खेती को बहुत मेहनत कश और मिट्टी में हाथ गंदे करने जैसा काम समझता है। तो कृषि में जो ऐसी प्रणालियां आई है कि जहां आप मिट्टी में नहीं खेलते, मिट्टी के बिना खेती करते हैं, उस तरह के जो प्रणालियां आई है उसमें हमें काम करना होगा। और इसी में हाइड्रोपोनिक एक तरह का है। पॉली हाउसेस भी थे जिसको हम प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर कहते हैं या संरक्षित खेती कहते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स भी किसी तरह का थोड़ा सा विकसित तरीका है जिसमें हम पानी में सारी खेती करते हैं, और बहुत बड़ा एरिया नहीं है। तो अब विस्तृत इस पर चर्चा करेंगे, और ख़ास करके पढ़े लिखे युवा लोगों के लिए जो खेती से जुड़ना तो चाहते हैं लेकिन खेती नहीं करना चाहते, और इसको एक अच्छे ढंग से सम्मानित ढंग से अपनी जीवन शैली करना चाहते हैं, तो वैसी एक पद्धति के साथ इसमें हम काम करते हैं। तो पहले तो हम यही विभिन्न जो प्रणालियां हैं हाइड्रोपोनिक्स के, उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि इस प्रणाली के लाभ क्या हैं। तो हम ये देखेंगे अभी कि इसकी प्रणाली के लाभ क्या हैं और ये कैसे हम लोग इसको आगे कर सकते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। क्योंकि इसमें दो तीन मुख्य बातें हैं, क्योंकि हमें पानी में इस काम को करना है। हाइड्रो का मतलब ही पानी है, हाइड्रोपोनिक्स यानी पानी में इसे उगाना है। तो हम क्या फ़ायदे हैं जब हम पानी में उगाते हैं, और पोषाहार जिसको हम प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, प्लांट न्यूट्रिशन पानी के माध्यम से दे रहे हैं। जब आप ज़मीन में देते हैं तो बहुत सा जो हमारा पोषाहार है वो कहीं ज़मीन में बंध जाता है, हवा में उड़ जाता है, पानी के साथ बह जाता है। लेकिन ये जो प्रणाली है ये बहुत प्रभावी प्रणाली है, एफिशिएंट प्रणाली है, और जो पूरा का पूरा पोषाहार हम देते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो देते हैं, वो पौधे को मिलता है। और बहुत कम, जितना हम हमारी पारंपरिक खेती में करते हैं उससे भी कम पोषाहार में और कम पानी में ये खेती हो जाती है, क्योंकि आसानी से जो पोषक तत्व हैं वो पौधे को मिल जाते हैं। तो इसका ज़्यादा तेज़ी से विकास होता है पौधों का, और इसी कारण से उपज भी हमें ज़्यादा मिलती है। और एक फ़ायदा और है कि हम इसको नियंत्रित वातावरण में लेते हैं, तो बेमौसम की सब्जियां भी ले सकते हैं। और कभी कभी, क्योंकि हमारे ही हाथ में है कि हम कौन से पोषक तत्व दे रहे हैं, एक नियंत्रित अवस्था में है, तो अगर कुछ किसी पोषक तत्व की कमी है, किसी को ज़्यादा देना है, तो हम ध्यान में रख सकते हैं और सही उसका प्रभावी ढंग से उसका नियंत्रण कर सकते हैं। इस पद्धति में चूंकि ज़मीन पे जब आप लेते हैं तो बहुत सी ज़मीन से बीमारियां, सॉइल बॉर्न डिजीजेस, ज़मीन की बीमारियां या वातावरण की बीमारियां वो आ जाती हैं,
और कीट वगैरह भी आ सकते हैं। तो इसमें ये संभावना नहीं रहती कि कोई बीमारी आपको ज़्यादा लगे, और चूंकि एक नियंत्रण वातावरण में होता है तो कीड़े मकोड़े भी कम लगते हैं। और चूंकि एक ऐसी पद्धति है जो आप पानी में इसकी खेती कर रहे हैं, तो खेत की जुताई आपको नहीं करनी है, निराई गुड़ाई नहीं करनी है, खरपतवार नियंत्रण नहीं करना है, तो वीडीसाइड का खर्चा बढ़ गया या निराई गुड़ाई का खर्चा बढ़ गया। तो कम पैसे में जो प्रति मौसम का जो खर्चा है, वो कुल लागत तो शायद ज़्यादा हो सकती है शुरू में, लेकिन जब फसल लेनी है तो एक फसल की लागत बहुत कम होती है और इसे आसानी से अपनाया जा सकता है बिना किसी मिट्टी में हाथ डाले या बहुत मेहनत की कि कुदाली चला रहे हैं या हल जोत रहे हैं। इतनी उस तरह की मेहनत नहीं है, बहुत कम मेहनत में इस प्रणाली को अपनाया जा सकता है। और चूंकि पानी का नियंत्रण है, बहुत पोषक तत्वों का नियंत्रण है, तो जो पोषक तत्व हैं दूसरी प्रणाली में वायुमंडल में चले जाते हैं या जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ावा देते हैं, जिसके कारण कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, तो वो सब नहीं होता है। पानी का भी संरक्षण होता है और न्यूट्रिएंट का, पोषक तत्वों का भी संरक्षण होता है। तो इसलिए ये एक लाभकारी प्रणाली है, आसान है, युवा लोगों पर इस पे आकर्षित होंगे और इसको अपना सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि क्या क्या प्रणालियां हैं। बहुत सी तरह से हैं, किन किन तरह की प्रणालियां हाइड्रोपोनिक्स में काम आती है, पहले उनको समझते हैं। उससे पहले ये बता दें कि हम इस प्रणाली में क्या क्या कर सकते हैं। तो आमतौर पर हाइड्रोपोनिक विधि में टमाटर, मिर्च, खीरा, लेट्यूस, पालक, धनिया, स्ट्रॉबेरी आदि उगाया जाता है और लगातार हरा चारा पाने के लिए भी हाइड्रोपोनिक प्रणाली का इस्तेमाल हो रहा है। जो सबसे सरल विधि है, जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स यानी पानी में पौधे उगाना, तो एक सबसे सरल विधि है जिसको हम कहते हैं जलाशय विधि या डीप वाटर कल्चर। इसमें पानी के ऊपर हम एक ट्रे में या जो माध्यम है हमारा वो रखते हैं, जैसा कि यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं। नीचे पानी है और ऊपर पौधे उस पर उगाए हैं। यह सबसे आसान विधि है। इसमें जो पौधे की जड़ें हैं वो पोषक तत्व के घोल में डूबी रहती हैं। पानी में हमें पोषक तत्व भी मिलाना पड़ता है और पानी में ऑक्सीजन भी देते रहते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि पानी में कोई जो काई वगैरह पैदा ना हो, शैवाल ना आ जाए, उस तरह का भी ध्यान रखते हैं ताकि ये ढका हुआ रहता है। क्योंकि ये उठा के आपको बताया है, लेकिन ये भी ध्यान रहता है कि अंदर इस पानी में प्रकाश नहीं जाए, नहीं तो शैवाल यानी काई वगैरह पैदा हो जाती हैं तो वो नुकसान करती हैं। तो ये सबसे आसान विधि है। और आप देख रहे हैं दूसरी तरफ कि यहाँ पर देखें ये कैसे पौधे लगे हुए हैं। यहाँ देखें ये पौधे लगे हुए हैं, ये पानी है और ये इनकी जड़ें हैं जो यहाँ पर पोषक तत्व पानी में मिलाए हुए हैं। इस तरह भी हम पौधे उगा सकते हैं। और ये जो पौधे आप देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं खास करके जो पत्तियों वाले पौधे हैं जिसका जिक्र हमने किया था, पालक है या लेट्यूस है, वो आसानी से उगाए जा सकते हैं इसमें। और फल भी उगाए जा सकते हैं, खास करके चेरी वगैरह। तो ये एक विधि हुई। दूसरी जो सबसे बहुत ज़्यादा प्रचलित विधि है और जहां हम पाइप में, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ इसमें पौधे लगे हुए हैं, ये टमाटर के पौधे हैं और ये पाइप में पानी बहाया जाता है और ये कप में जो ग्रो ट्रे के कप हैं उनमें पौधा लगा हुआ है और इस कप को पानी के ट्रे में इन पाइप में रख दिया जाता है और इसमें जो पोषक तत्वों का घोल है वो पाइप में बहता रहता है। और ये पूरा नहीं भरते हैं, थोड़ा सा भरते हैं, तो कुछ जड़ें हवा में भी रहती हैं अंदर और कुछ जड़ें पौधे को जो पोषक तत्व हैं उनको ग्रहण करती है। तो इसमें इस तरह से रखते हैं कि ज़्यादा पावर की जरूरत ना हो, थोड़ा सा झुका के पाइप को रखते हैं ताकि वो अपने आप लुढ़कता रहे, पोषक तत्व गुरुत्वाकर्षण से ही आगे चलता रहे। और जो इस तरह का सिस्टम है उसमें पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन भी पर्याप्त मिल जाती है और पोषक तत्व भी पर्याप्त मिल जाती है। तो ये दूसरी विधि है
जो सबसे आजकल कॉमन है, प्रचलित विधियों में से एक है। इसको न्यूट्रिएंट फिल्म तकनीक कहते हैं और छोटे में एनएफटी भी कहते हैं। एक और एनएफटी का लाभ ये है कि इस तकनीक से आप वर्टिकल फार्मिंग यानी खड़ी खेती कर सकते हैं। ऊंचाई तक आप अपने खेत को एक एंगल पे रख करके ले जा सकते हैं, यानी आप कई स्तर पे खेती कर सकते हैं। तो ये इसका लाभ है कि कम स्थान में आप अधिक पौध लगा सकते हैं, अधिक पैदावार ले सकते हैं। एक दूसरी इसी से मिलती जुलती, जहाँ हम फुहार से पौधों की जड़ों को पोषाहार देते हैं, इसको एरोपोनिक्स कहते हैं। पौधे की जड़ें हवा में लटकती रहती है और उसमें हम पोषक तत्वों के घोल का छिड़काव करते हैं। जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन भी मिल जाता है और जड़ों को ये पोषाहार देने के लिए या तो हम स्प्रे काम में लेते हैं या फोगर काम में लेते हैं। तो ये एरोपोनिक्स विधि है। कई विधियां हैं, हमें अपने तरीके से देखना होगा कि हम कौन सी विधि अपनाना चाहते हैं। एक और सबसे सरल विधि है जिसको हम बाती मतलब जो दिए में बाती होती है ना, किस तरह से उसमें तेल ऊपर चढ़ता है और दिया जलता रहता है। तो नीचे हम जो पोषक तत्वों का घोल रखते हैं और ऊपर ट्रे रखते हैं, ग्रोइंग ट्रे, जिसमें पौधे उगाए हैं, और नीचे से एक बाती जाती है जो पौधों के लिए नीचे जो पोषक तत्व दिया हुआ है उसको ऊपर तक पौधों को ले जाती है। इसमें हवा के लिए भी एक पंप लगाया गया है ताकि ऑक्सीजन बराबर मिलती रहे, और इस तरह से ये एक बाती हाइड्रोपोनिक्स या विकिंग हाइड्रोपोनिक्स है, इसको कहा जाता है और ये काम में ली जाती है। एक और विधि है जिसमें नीचे से कभी तेजी से और कभी रोक करके पोषक तत्वों का बहाव बढ़ाया जाता है, जिसको हम एब एंड फ्लो यानी उतार चढ़ाव, कभी कम कभी ज़्यादा, प्रवाही प्रणाली कहते हैं। बाढ़ और नाली प्रणाली भी इसे कहा जाता है। एक खास अंतराल पे कुछ समय बाद समय समय से इसमें बहुत पोषक तत्वों का घोल का प्रवाह किया जाता है, छोड़ा जाता है, और ये खास करके उन फसलों के लिए है जो कुछ समय तक बिना पानी के भी रह सकती हैं। तो ऐसी फसलें हैं। इसमें टाइमर के साथ एक रेगुलर इंटरवल पे पोषक तत्वों को छोड़ा जाता है, और पोषक तत्व इन सभी प्रणालियों में जो ज़्यादा हैं वो वापस जो हमारा टैंक है उसमें चले जाते हैं, तो कोई नुकसान नहीं होता, रिसाइकल होते रहते हैं। और जो जिसको हम सॉइल लेस कल्चर कहते हैं या बिना जमीन की खेती कहते हैं, उसमें ड्रिप सिस्टम भी है, जहां हम नारियल की कोर या कोकोपीट जिसको हम कहते हैं, या रॉक वूल, इनके जरिए बिना मिट्टी के गमलों में पौधे लगाते हैं और फिर ड्रिप सिस्टम से उसमें पोषाहार देते हैं और पानी देते हैं। तो ये भी एक प्रणाली है जिसको हमने हाइड्रोपोनिक्स में ही साथ ले लिया है, क्योंकि ये इसमें भी मिट्टी हम काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि सॉइल लेस सिस्टम है ये भी। इसमें एक ही नुकसान की बात होती है कि आपका ड्रिप जो है उसके जो छेद हैं वो कभी कभी बंद हो जाते हैं, तो कुछ पौधों को पानी नहीं मिलता है, तो वो लगातार हमें ध्यान रखना है और ड्रिप जो पूरी प्रणाली है उसको साफ भी करते रहना होता है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि किस तरह से ये अलग अलग सिस्टम है, इनमें से हम कौन सा लेना चाहते हैं ये हमें निश्चित करना होगा। जो न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक है वो बहुत सबसे प्रचलित है और बहुत आसान, जो लोग करना चाहते हैं आसानी से ज़्यादा कुछ बिना सोचे समझे, तो वो जलाशय टेक्निक को भी काम में ले सकते हैं। और जो पॉलीहाउसेस वगैरह में काम में ली जा रही है आम तौर पर, वो ड्रिप सिस्टम की जो टपक प्रणाली है, बूंद बूंद सिंचाई की प्रणाली है, उसको भी आमतौर पे अपनाया गया है। तो ये सब प्रणालियाँ अक्सर भारत में चल रही हैं विभिन्न जगह पे। बहुत से लोग, खास करके जो युवा लोग जो खेती से नए ढंग से जुड़ना चाहते हैं, वो जब खेती में आ रहे हैं, जो धूल मिट्टी में नहीं मिलना चाह रहे हैं और एक ऐसे जैसे कारखाने में काम कर रहे हैं, साफ एनवायरनमेंट में, तो अच्छे वातावरण में, एक साफ वातावरण में काम करना चाह रहे हैं,
और एक अच्छे श्रमिक की तरह, जिसमें वाइट कॉलर जॉब जैसे कहते हैं उस तरह का काम एक तरह से हो गया है ये, क्योंकि आप कहीं गंदे इसमें नहीं होते हैं, तो वो एक काम है। अब सबसे बड़ी बात जो हमारे फसल क्रांति के दर्शकों को जानने की होती है कि इसमें, और जो हमारे किसान भाई सवाल भी पूछते हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है वो कैसे बनाया जाए और कैसे दिया जाए। तो हम सब ने ये जाना है। अच्छा, उससे पहले ये देखिए, हाइड्रोपोनिक चारा, ये ट्रे में चारा उगाते हैं, नीचे बीज रखा हुआ है। खास करके जो अनाज है, जैसे मक्का है, ज्वार है, गेहूं है, ये अनाज के बीज जो है, ये खास करके हाइड्रोपोनिक चारा बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। तेजी से बढ़ता है। अगर आप दिनों के अंतराल से अलग अलग ट्रे बनाएं तो आप एक प्रतिदिन के लिए भी हरा चारा ले सकते हैं। और ये कितना बनेगा ये आपके पशुओं पे और इस हाइड्रोपोनिक चारे की उस पर निर्भर करता है। तो चारा के लिए खास करके ये सिस्टम है। इससे सरल सिस्टम भी है। देखिए, ये एक और सिस्टम है जहां आप अलग अलग ट्रे में चारा उगाते हैं। नीचे पानी होता है, पानी का बहाव, और बीज रखा, फिर अंकुरण हुआ, फिर तेजी से आगे बढ़ा। लगभग 10 दिन में आपको चारा मिल जाता है जो कि पशुओं को खिलाने के योग्य होता है। हरा चारा पौष्टिक होता है। हरे चारे में प्रोटीन ज़्यादा होता है, उसकी आवश्यकता होती है सूखे चारे के साथ मिला के देने की। तो हरा चारा बहुत जल्दी हाइड्रोपोनिक सिस्टम से अपने को मिल जाता है। अब जो सबसे मुख्य बात हुई, एक तो ये हुआ कि हम इसका इक्विपमेंट लगाएं, एक संसाधन क्रिएट करें, संसाधन लगाएं, एक मजमा खड़ा करें कि लगेगा कैसे। तो इसमें अलग अलग सिस्टम आपने देखे कि कैसे लगेगा, कौन कौन से सिस्टम से हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो मोस्ट पॉपुलर, जो सबसे प्रचलित हैं, वो जलाशय विधि है या न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक है, ये ज़्यादा पॉपुलर हैं, या ड्रिप इरिगेशन वाली ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो आमतौर पे काम आ रही हैं। अब सवाल उठता है कि पोषक तत्व देने का, और विभिन्न फसलें हैं, उनके अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता है। तो इस बात को बहुत ढंग से समझना है, क्योंकि हम पानी में खेती कर रहे हैं, पानी आधार है इसका, तो वहाँ कोई पोषक तत्व नहीं है। तो हमें जो आवश्यक तत्व हैं, जिनको हम मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं या खनिज जिनको कहते हैं, पोषक तत्व, 13 पोषक तत्व, उन सभी की हमें आवश्यकता होगी, क्योंकि कोई भी इनमें से पौधे को नहीं मिला तो वो कमी के लक्षण दिखाएगा और वो उसके बढ़वार को रोक देगा, उपज में कमी आएगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये सारे तत्व, जो 13 तत्व यहाँ हैं, जो 16 हम कहते हैं, लेकिन पानी और हवा के साथ हमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन मिल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मिलता है, H2O पानी के साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है। इसी तरह पौधा ऑक्सीजन हवा से लेता है। तो वहाँ से ये 3 तत्व मिल जाते हैं, और बाकी 13 हमें ऊपर से देने हैं, क्योंकि धरती में होते हैं तो धरती से ले लेते हैं या उर्वरक के रूप में देते हैं। लेकिन यहाँ पानी में हम ऐसा पानी लेते हैं जिनमें ज़्यादा कोई पोषक तत्व नहीं है, तो वो वैसा पानी हम लेते हैं। तो सारे ही पोषक तत्वों का एक हमें घोल बनाना पड़ता है। तो लेट्यूस, टमाटर, मिर्च, बैंगन, खीरा, तरबूज, स्ट्रॉबेरी, ये सारे अलग अलग हैं, और इनकी मात्रा की, पोषक तत्वों की कितनी मात्रा होगी। जब पोषक तत्व हम जान लेते हैं, ये चीज़ हमें समझ लेनी है बाद में जब हम इस काम को करेंगे, कि कैसे इन 13 पोषक तत्वों का कौन कौन से हम केमिकल्स लें, कौन कौन से उर्वरक लें जिनमें बन जाए। ऐसे भी उर्वरक हैं जिनमें एक से ज़्यादा पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो किस तरह से कितने पोषक तत्वों को लेकर के हम, और क्या हम सबको एक साथ मिला सकते हैं, ये भी देखना जरूरी है। तो ये जो हैं उनका रासायनिक रूप, या जो हम कहते हैं उर्वरक, अलग अलग ये जो पोषक तत्व हैं, हाइड्रोपोनिक्स पे हम किस तरह काम में लेते हैं। जैसे अगर हमें नाइट्रोजन देनी है तो आमतौर पर तो हम यूरिया दे देते हैं, जो हमारी सामान्य पद्धति है खेती की। लेकिन यहाँ हम यूरिया काम में नहीं लेते, क्योंकि
यूरिया जब हम खेत में डालते हैं, जमीन में डालते हैं, तो वो यूरिया की तरह नहीं शोषित होता है। जमीन में डालते हैं तो वो बदल जाता है, पहले अमोनियम के रूप में और फिर नाइट्रेट के रूप में, और पौधा इन्हीं रूप को लेता है। तो हम ऐसे उर्वरकों को पसंद करते हैं, ऐसे रसायनों को पसंद करते हैं जिनमें जो पौधा सीधा ग्रहण करे, यानी आयनिक फॉर्म होती है जिसमें वो सीधा ग्रहण करते हैं। तो ये आयनिक फॉर्म ये दे हुई जिनका नाम हमने रासायनिक रूप दिया हुआ है हर एक का। तो किस रूप में ये करते हैं, जैसे फास्फोरस नाइट्रोजन हमें नाइट्रेट या अमोनियम रूप में लेनी है, तो फास्फोरस डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट या फॉस्फेट या मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट के रूप में काम में लेनी है। इसी तरह हर एक का आयनिक फॉर्म है। जो एलिमेंटल जो तत्वीय आयनिक फॉर्म है, जैसे पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये तत्व के रूप में लिए जाते हैं। और दूसरे तत्व के रूप में नहीं, सल्फर तो सल्फेट के रूप में ही लिया जाएगा। तो बहुत से जो हमारे केमिकल्स हैं, जैसे कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट, तो जिंक भी देते हैं, सल्फर भी देते हैं। उसी तरह ये दूसरे पोषक तत्व हैं या दूसरे रसायन हैं, उनमें एक या दो, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, तो पोटेशियम भी मिल गया, नाइट्रेट नाइट्रोजन भी मिल गया। कैल्शियम नाइट्रेट में कैल्शियम मिल गया, नाइट्रेट से नाइट्रोजन मिल गया। एक चीज़ और जो हमने कही वो ये थी कि हम इन सब रसायनों को एक साथ नहीं मिला सकते। अगर जो कैल्शियम वाला है उसके साथ हम अक्सर फास्फोरस का नहीं मिलाते हैं, तो फास्फोरस का हम अलग रखते हैं, कैल्शियम का अलग रखते हैं। तो जहाँ हमने फॉस्फेट काम में लिया है वहाँ हम, जैसे मोनो पोटेशियम फॉस्फेट टैंक 2 नंबर का जो टैंक है उसमें मोनो पोटेशियम फॉस्फेट है या मोनो अमोनियम फॉस्फेट है, इसलिए इसमें कैल्शियम नहीं है। तो जहाँ फॉस्फोरस देना है, क्योंकि वहाँ कैल्शियम के साथ अगर ये मिल जाएगा तो ये तरल पदार्थ में नहीं रहेगा, तो इसलिए 2 टैंक बनाते हैं हम। एक में एक तरह जिसमें कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, आयरन केलेट्स, मैंगनीज केलेट, जिंक केलेट, कॉपर केलेट या पोटेशियम क्लोराइड होता है। दूसरों में पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, मोनो पोटेशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, बोरेक्स, मॉलिब्डेनम होता है। इनकी मात्रा भी दी हुई है। और ये मात्रा देखिए, जो हमारे मुख्य तत्व जिनको हम कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश है, कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम है, ये प्रमुख तत्वों में आते हैं। 3 प्रमुख और 3 गौण, लेकिन ये मुख्य तत्व बड़े वाले जिनकी ज़्यादा मात्रा में जरूरत होती है, तो इनकी किलोग्राम में मात्रा दी गई हुई। दूसरे जो हमारे हैं वो छोटे आयरन वगैरह, जिसको हम सूक्ष्म तत्व कहते हैं, उनकी कम मात्रा दी गई है और कुछ की तो ग्राम में ही दी गई है। तो ये देखने वाली बात है कि मात्रा जो प्रमुख तत्व हैं उनकी और सूक्ष्म तत्व की, उनकी मात्रा क्या रहेगी। और ये 3 खास करके पत्ते वाली सब्जियों में, टमाटर में, खीरा, पत्ते वाली सब्जियों में आपको बहुत ज़्यादा, चूँकि टमाटर या फल नहीं ले रहे, खीरा नहीं ले रहे, वहाँ आप एक उसको पूरी पौधे को बढ़वार करके उसका फल ले रहे हैं, तो ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत होती है। जबकि पत्तियों वाली में सिर्फ पत्ते ही बन रहे हैं और उसके जो फूल या फल वाली अवस्था है वो नहीं आती, तो कम पोषक तत्वों में काम चल जाता है। तो इसी तरह पत्ते वाली सब्जियों और अन्य सब्जियों या फसलों में अलग अलग ढंग से जो उर्वरक की मात्रा है वो निर्धारित होती है। आप ये भी पूछ सकते हैं कि जो हम पानी ले रहे हैं वो कौन सा लें, उसका पीएच मान कितना होना चाहिए और उसमें कितना हम तत्व घोल सकते हैं, कितनी मात्रा में घोल सकते हैं। तो ये निश्चित करता है कि पानी ना तो ज़्यादा क्षारीय हो और ना ज़्यादा खट्टा हो, यानी एसिडिक भी ना हो और अम्लीय ना हो और क्षारीय ना हो, अल्कलाइन भी ना हो। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि जो उसका पीएच है वो 5.5 से 6.5, 5.5 से 6.5 के बीच रहे। और जो उसमें पोषक तत्व का जो घोल है उसमें ईसी, जिसको हम पानी में घुलनशीलता कहते हैं, वो 1.5 से 2.5 रहे। और अगर हम खास करके जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें आरओ का पानी लें, यानी उसमें दूसरे कोई तत्व नहीं होने चाहिए,
ताकि हमें पता रहे कि क्या है। कभी कभी बड़ा जो हमें पानी का बहाव करना है उसमें तो हम नल का पानी भी ले सकते हैं, जो नल का पानी आ रहा है या कुएं का पानी वो भी ले रहे हैं, लेकिन नल में कभी कभी क्लोरीनेटेड वाटर आता है, क्लोरीनेटेड पानी आता है। तो अगर ऐसा पानी है तो उसे हमें थोड़ी देर उसको धूप में रख देना चाहिए। और ये जो सिस्टम जहां हम लगाते हैं वहां पर लगभग कम से कम प्रतिदिन कम से कम 6 घंटे की धूप चाहिए। और अगर धूप नहीं लगा मिल रही है तो बंद कमरों में भी किया जा रहा है, तो वहां पर हमें ग्रो लाइट्स का उपयोग करते हैं, कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी होती है। ये कुछ लोगों ने देखा भी होगा कि घरों के अंदर जब हम कर रहे हैं तो प्रकाश के अतिरिक्त प्रकाश हमें देना पड़ रहा है, और वहाँ हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली को सेट किया गया है। अभी बहुत जोर है, लोग कहते हैं कि क्या बिना रसायन के भी हाइड्रोपोनिक्स होती है। तो कुछ किसान भाई हमारे ये काम कर रहे हैं, और जैविक प्रणाली से जब हम हाइड्रोपोनिक करते हैं तो रसायन का उपयोग नहीं करना चाहते हैं। खरपतवार तो इसमें बिल्कुल ही नहीं होता, तो वीडीसाइड का मामला गया। बीमारी भी नहीं लगती तो फंजीसाइड भी नहीं हमें देना है कोई। और कीट नियंत्रण भी बहुत बड़े इसमें, क्योंकि कंट्रोल नियंत्रित वातावरण में है तो वहाँ कीट भी नहीं होता। तो रसायन जो दूसरे हैं पोषक तत्व के अलावा वो तो बिल्कुल ही नहीं, अपने आप स्वतः ही स्वाभाविक तौर से नहीं दे रहे हैं। और जब इन रसायनों की बात होती है पोषक तत्व जैविक ढंग से कैसे मिलेंगे, तो वर्मी वॉश जिसमें सभी तत्व मौजूद हैं वो भी दिया जा सकता है। और हम दूसरे जो बना रहे हैं रसायन, दूसरे जो तरल बना रहे हैं, खास करके पंचगव्य से बना रहे हैं या जीवामृत बना रहे हैं या अमृत पानी बना रहे हैं, तो ये घोल ऐसे हैं, इनमें भी लगभग सारे पोषक तत्व उपलब्ध हैं। बस ध्यान ही ये रखना है कि ये हमारे जो ड्रिप सिस्टम है या जो पानी का सिस्टम है पंप का, उसको चॉक नहीं करें, उसको रोकें नहीं। तो बहुत अच्छे तरह से छान करके और इसको अपने ड्रिप सिस्टम में डालना है। ये बात जरूर है कि जो वर्मी वॉश या दूसरे जो हम बना रहे हैं उसमें किस फसल का हम कचरा डाल रहे हैं और उसमें कितने पोषक तत्व ज़्यादा किस चीज़ में है, उसको देखते हुए इनका रासायनिक विश्लेषण जो है वो स्थिर नहीं रहता। लेकिन ये ज़रूरी है कि वर्मी वॉश जैसे जो तरल बनते हैं उनमें और दूसरों में भी सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तो ये भी काम में ले रहे हैं हमारे किसान भाई, कुछ जो प्रगतिशील किसान हैं, जो नवोमुखी हैं, यानी इनोवेटिव फार्मर्स हैं, नवोचार में रखते हैं। तो इन्होंने ऐसे इनोवेटिव काम करके ये भी देखा है कि जब हाइड्रोपोनिक्स लगाए हैं तो उन्होंने वर्मी वॉश का खास करके उपयोग किया है, अमृत पानी का उपयोग किया है, और उनकी फसल बहुत हरी लश ग्रीन पत्ते देखने को मिले हैं, जिस पर किसी पोषक तत्व की कमी के लक्षण नहीं देखे गए। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वर्मी वॉश, पंचगव्य और जीवामृत जैसे जो हमारे तरल पदार्थ बन रहे हैं उनको भी हम हाइड्रोपोनिक प्रणाली में काम में ले सकते हैं, और इस तरह से जैविक हाइड्रो प्रणाली भी हो सकती है। ये जितना काम है उसमें बहुत सावधानियां बरतने की भी जरूरत होती है। सतर्कता तो हमेशा चाहिए। वैसे तो ये काम जैसे कि आपने सिस्टम में देखा ज़्यादा मेहनत का नहीं है। एक बार अगर सिस्टम लग गया तो सिर्फ पानी देना है, पौध लगाना है और हार्वेस्टिंग करनी है, कटाई करनी है, फसल लेनी है। तो पूरा सिस्टम लग जाने के बाद हमको ये देखना है कि जहाँ हम ये सिस्टम लगा रहे हैं वो एक सुरक्षित जगह हो, समतल जगह हो, ताकि जो पानी का बहाव पाइप्स में है या जलाशय में है या दूसरे जो कंटेनर हम रख रहे हैं उनमें है, वो एकदम सीधा सरल रूप से हो सके। इसलिए सुरक्षित प्रांगण हो और उसका फर्श समतल हो। जी, सिस्टम को खुले में रखा जाता है, बहुत से लोग बरामदे में रखना चाहते हैं तो तेज हवा न आए, इसका ध्यान रखें ताकि वाष्पीकरण कम हो। और अगर वाष्पीकरण होता है
तो पानी के उसके नुकसान की भी लगातार नियमित रूप से जांच करते रहना चाहिए कि पानी का स्तर कम तो नहीं हुआ। क्योंकि पीएच और ईसी बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनके भी समय समय पर जांच करनी चाहिए कि कहीं हमारा जो सॉल्यूशन है और जो टैंक है उसमें पानी का पीएच बढ़ तो नहीं रहा है। और ये भी ध्यान रखें कि कोई काई वगैरह, जिसे हम शैवाल कहते हैं, वो उसमें न पनपे। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमारे पंप वगैरह ख़राब हो गए हैं तो हम ज़्यादा दिन तक उसको बेकार नहीं रख सकते हैं, क्योंकि लगातार हमें पानी की सप्लाई देना होता है। तो अगर ये विफल रहा पंप हमारा तो थोड़े समय में ही हमारे पौधे मर सकते हैं। तो ये भी ध्यान रहे कि जो हमारी संपूर्ण प्रणाली है वो सुचारू रूप से चलने वाली होनी चाहिए। 2 से 3 सप्ताह में टैंक में पोषक तत्व का घोल बदल लें। टैंक के पानी का तापमान भी न ज़्यादा हो न गर्म हो, 18 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहना चाहिए। और जो अगर इससे ऊपर नीचे होता है तो वाटर हीटर या वाटर चिलर का उपयोग करके पानी का तापमान बनाए रखते हैं। पोषक तत्वों के घोल में भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होती थी। जो हमने देखा सिस्टम, उसमें आपने देखा कि पंप लगा रखा था पानी के उसमें हवा देने के लिए, ताकि ऑक्सीजन बनी रहे, कोई बदबू ना आए और वो अच्छा जीवित रहे। अगर पौधे स्वस्थ नहीं दिखाई दें या पीले दिखें तो सबसे पहले पीएच की जांच कर ले कि कहीं पीएच की वजह से तो नहीं है, क्योंकि पीएच कम या ज़्यादा होने से बहुत से पोषक तत्वों का अवशोषण रुक जाता है। तो सभी पोषक तत्वों का शोषण पौधे ठीक से करें, इसके लिए पीएच बराबर रहना चाहिए। तो सबसे पहले पीएच जांच, अगर पीएच ठीक है और किसी पोषक तत्व की कमी के लक्षण आ रहे हैं तो उस कमी के लक्षण को पहचान करके वो पोषक तत्व अलग से दिया जा सकता है। और हर बार जो हमें हर फसल लेने के बाद हमारे पूरे सिस्टम को साफ करना है, टैंक को भी साफ करना, उन्हें सुखाना है और साफ करना है, फसल को पूरे सिस्टम को साफ करना है और उसको कीटाणु जीवाणु रहित रखना है। अब ये जो एकदम किसान भाई या नवयुवक मेरे साथ आ रहे हैं इस प्रणाली को अपनाने के लिए, क्या ये जो जानकारी ली है वो जानकारी पर्याप्त है? मेरे ख्याल से नहीं। कई और सवाल उनके मन में आ गए होंगे कि ये कहाँ से मिलेगा, हमें कहाँ कैसे करना है, क्या हम लगाने से पहले कोई प्रशिक्षण ले सकते हैं? तो अवश्य सबसे पहले तो हाइड्रोपोनिक्स का जब काम आप आरंभ करें तो प्रशिक्षण लें। प्रशिक्षण जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं वो भी दे रहे हैं। आजकल हॉर्टिकल्चर के संस्थान, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज़ अलग हैं, वहाँ विशेष तौर से सुविधा है। बहुत से ऐसे प्रशिक्षण संस्थान हैं हॉर्टिकल्चर के जहाँ सिर्फ हाइड्रोपोनिक्स का ही प्रशिक्षण हुआ जा रहा है, क्योंकि उनके पास इन सभी विधियों के डिमॉन्स्ट्रेशन हैं और इन सभी विधियों में प्रशिक्षण के समय प्रशिक्षणार्थियों को स्वयं काम करने की जो मिलनी चाहिए अपॉर्चुनिटी वो मिल जाती है। किस तरह से मिश्रण तैयार करेंगे, कैसे मिश्रण बनाना है, कैसे इन सिस्टम को रन करना है, कब कब पानी में पोषक तत्व घोल पंप करना है, ये सारी बातें। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि एक छोटा सा प्रशिक्षण ले लें, भले ही 7 दिन का हो या 10 दिन का हो, पूरी बात समझ लें। जो इक्विपमेंट सप्लायर हैं, जहाँ से भी आप इक्विपमेंट लेंगे, पाइप का या दूसरे पंप सेट लगाने का, ये सारा जो हमें पूरा सिस्टम जो लगाना है उससे पूरी बात समझ लें कि किससे सिस्टम चलेगा, कैसे लगाया जाएगा, इसका मेंटेनेंस कैसे का, रख रखाव कैसे करेंगे। और जैसा कि आमतौर पे ये ज़रूरी है कि हम जब नया काम कर रहे हैं तो छोटे से इस काम को चालू करें। हाइड्रोपोनिक्स लगाने में निसंदेह शुरू में खर्चा ज़्यादा है, क्योंकि ये काम जैसा कि आपने देखा कितना करना पड़ रहा है, लेकिन बहुत कम जगह में आप बहुत ज़्यादा पौधे लेकर के बहुत ज़्यादा फसल ले सकते हैं। और एक बार जब आपने सिस्टम लगा लिया तो ये प्रणाली बहुत दिन तक चलती है। तो ये ज़रूरी है कि हम जो काम आरंभ करना चाहते हैं तो ये सब पहले
अपने को तैयार कर लें, पूरी जानकारी ले लें। जो मैंने आज बात कही है वो आपको एक तरह से ऊपर से जानकारी देने का है, मोटे तौर पे कि क्या क्या लाभ हो सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स के, कौन कौन सी प्रणाली है, क्या क्या इसमें सावधानियों की ज़रूरत होती है और काम शुरू करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ और इसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विपिन। मुझे लगता है जिस तरीके से सर ने एक एक चीज बड़ी बारीकी से बताई है हमारे दर्शकों को, तो वो मेरे ख्याल से सवाल की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सारी नहीं। चीजें देखने के बाद। सवाल यही था सर, परीक्षण कहाँ से लिया जाए। प्रशिक्षण सर ने बता ही दिया कि विश्वविद्यालयों में और बाकी जगहों पर का दिया जा रहा है। तो आपने बिल्कुल इमरान सही कहा कि सवाल का कोई गुंजाइश नहीं। सर ने बिल्कुल एक एक चीज को बड़ी बारीकी से बताया है, और आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, एक आध दो। सर, हालांकि कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है सवाल पूछने की, लेकिन फिर भी एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये है कि जो सामान्य खेती, मान लीजिए जो अभी हमारी परंपरागत खेती है, जिस तरीके से करने में और इस खेती को करने में, मतलब हाइड्रोपोनिक तकनीक से खेती को करने में बड़ा अंतर हो जाता है। तो अगर हम लाभ की बात करें तो जो हमारी सामान्य खेती है उसके मुकाबले कितना फायदा किसान को मिल सकता है इसके जरिए? हाँ, क्योंकि जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं तो अक्सर लाभ के लिए ही करना चाहते हैं। लाभ नहीं है तो क्यों करेंगे। इसको दो पहलू से देखना चाहिए। एक जो बात मैं कहना भूल गया या कहना अवश्य चाहूँगा अब भी, कि ये शहरों के आसपास जो हमारी खेती है, अब इसमें हम अनाज, गेहूँ, मक्का, धान, चावल ये तो नहीं कर रहे हैं, है ना। इस सिस्टम में हम सब्जियां और कुछ फल ले रहे हैं जी। तो पहली बात तो ये है कि शहरों के आसपास जो, और जो शहर में, और वो युवा जो खेती तो करना चाहते हैं, खेती में दिलचस्पी रखते हैं, या ऐसे लोग भी हैं जो अपने बागवानी करना चाहते हैं और घर में ही सब्जी उगाना चाहते हैं, वो लोग पहले इसमें जुड़ेंगे तो उसमें लाभ होगा। दूसरी बात, जो हम खेती करते हैं पारंपरिक, उसमें बहुत लिमिटेशंस हैं, उसमें समस्याएं बहुत हैं, मेहनत भी बहुत है, और ज़मीन, बड़ी ज़मीन चाहिए। तो छोटी ज़मीन में हम काम कर सकते हैं, कम मेहनत के काम कर सकते हैं, और लागत के जो फायदे का सवाल है, कभी कभी हम इसमें पानी भी कम लगा, खर्चा भी कम लगा, तो प्रति फसल अगर हम देखेंगे लागत तो बहुत कम है और मुनाफा ज़्यादा, क्योंकि उपज अधिक है। उपज हम करीब दुगनी तिगनी और कभी कभी तो 4 गुनी तक उपज ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। पहले साल या दूसरे साल आपको फायदा नहीं होगा, अगर आप इसका लागत जो लगाने की है सिस्टम की, वो अगर देखेंगे तो वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो पहले साल तो लागत नहीं निकल पाएगी, लेकिन हाँ, लंबे अरसे तक करेंगे तो बहुत फ़ायदा है इसमें। और आपको जो एक तरह से पेस्टिसाइड, फंजीसाइड फ्री, जिसको कि हम जहर कहते हैं, सेफ फूड जो हमारा है वो आपको मिलेगा, और स्वस्थ फसल, स्वस्थ खुराक मिलेगी। लाभ तो है ही, लाभ में कोई हम ये नहीं कहते कि क्योंकि अगर हम ज़मीन की कीमत लगाएं उस खेती में तो वहाँ भी हम लागत नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ अगर हम पहले साल से भी लाभ ले सकते हैं, यदि हम उस सिस्टम की पूरी जो हमने इन्वेस्ट किया है, जो लागत लगाई उसको नहीं आते हैं, वो धीरे धीरे निकल जाएगा खर्चा, क्योंकि आप एक बार करते हैं और कई साल तक ये चलता है। तो लंबे अरसे तक आप इस लागत से का फ़ायदा उठा सकते हैं। पर्यावरण का भी आपको फ़ायदा है, शुद्ध खाना आपको मिल रहा है, क्योंकि आप दूसरे एग्रोकेमिकल्स जो इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, वीडीसाइड ये काम में नहीं ले रहे हैं। और जो लोग घर में अपनी खेती करना चाहते हैं और पेरी अर्बन जो शहरों के आसपास हैं, वो बाजार भी अपना देख सकते हैं। तो उस तरह से लाभ ही लाभ है इसमें। मेरे ख्याल से
मेरे प्रश्न का आपको सही जवाब मिला। मैंने रुपये पैसे में बात नहीं की है, जी जी लेकिन जी जी बिल्कुल मोटे तौर पे ये बताया कि लाभ किस तरह हमें देखना चाहिए। बिल्कुल सर। सर एक हमारे दर्शक का एक सवाल और है, ये मेरे ख्याल से काफी अहम सवाल है कि इसके ऊपर सरकार की तरफ से किस तरीके का सपोर्ट है, कोई सब्सिडी उपलब्ध है या किस तरीके से? अभी जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें तो कोई अनुदान का प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर आप, ये राज्य सरकार का विषय है, तो आप अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में बागवानी से मिलेंगे कि तो वो बताएंगे कि इस पे कोई अनुदान है या नहीं है। उसके अलावा आप जो स्टार्टअप, जो नए लोग सामने आ रहे हैं, इसको एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट की तरह से भी ले सकते हैं। तो वहाँ जरूर लोन की व्यवस्था है और कुछ सब्सिडी की व्यवस्था है, तो उस तरह से भी आप इस काम को दे सकते हैं। इसका प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ेगा और उसको सबमिट करना पड़ेगा, तो फिर आपको इसमें स्टार्टअप की तरह से सहायता मिल सकती है। जी बिल्कुल सर। मैं समझता हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं उनको ये जो उनके प्रश्न थे, जो सवालात थे, उनके उत्तर बड़े ही अच्छे तरीके से सर ने दिए हैं, तो वो संतुष्ट होंगे सर के द्वारा दिए गए सभी उत्तर से और जो सर ने जानकारी उपलब्ध कराई है। तो विपिन, मुझे लगता है कि अभी कोई गुंजाइश, जैसा हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि कोई गुंजाइश नहीं है, तो मैं चाहता हूँ आप किसकी क्लोजिंग करें सेशन की। बिल्कुल बिल्कुल इमरान जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और एक मेरे मन में जरूर सवाल था, लेकिन सर ने उसका बखूबी जवाब दे दिया, क्योंकि कल ही मेरी एक बात हो रही थी एक कंपनी वाले से। वो बोल रहे थे कि हाइड्रोपोनिक तकनीकी भारत में सफल नहीं है, क्योंकि यहाँ हम भोजन ज्यादा लेते हैं, क्योंकि हमारे थाली में 5-7 रोटी चाहिए, कम से कम 1 पाव के चावल चाहिए, सब्जी चाहिए, दाल चाहिए। हाइड्रोपोनिक में उतनी उत्पादन नहीं होते, विदेशों के लिए है जो कि कम खाते हैं। लेकिन सर ने बताया कि 4 गुना 3 गुना तक हम उत्पादन ले सकते हैं, तो इसलिए मेरी जो शंका था उसका समाधान सर ने कर दिया। तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी हाइड्रोपोनिक तकनीकी पे दी हमें। आपको इस समय सैकड़ों किसान देख रहे हैं, उनको जरूर एक आशा उम्मीद मिली होगी, जबकि हम जान रहे हैं कि कृषि जोत कम होती चली जा रही है। ऐसे में एक नई चुनौती किसानों के सामने है कि बेहतर उत्पादन और ज्यादा उत्पादन मिले, उसमें और हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। आपने सर बहुत ही बहुमूल्य जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। खरीफ की फसल अच्छी हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया फसल क्रांति का किसानों से जोड़ने के लिए।